ठंड में 5 जुगाड़ू बहू की पहाड़ों की ठंड। लीजिए जी, खा लीजिए। शालिनी, किस खुशी की जलेबी है ये? क्या बात है? खुशी की भी है और चिंता की भी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ। हाजी, ये जलेबी पड़ोस वाली मीनू के घर से आई है, मैं बताती हूँ। क्या बात है मीनू, आज तो तेरा चेहरा बड़ा ही खिल रहा है और खुशी भी साफ दिखाई दे रही है। हाँ शालिनी बहन, मेरा चेहरा भी खिल रहा है और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि जानती हो रात को तो मेरी बहू शीतल घर आ गई है। वही बहू, वही वाली जो शादी होते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने मायके को लौट गई थी। वही वाली, पता है बेचारी शहर से आई थी। अब शहर में तो सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में आकर उससे काम नहीं किए जाते थे, इसीलिए वो लौट गई थी। अच्छा, तो अब कैसे लौट आई वो? अब ऐसे आई है कि हमने कुछ पैसे उधार लेकर उसके पति यानी कि अपने बेटे का काम लगवाया। जब काम हुआ तो पैसा आया और जो भी कमी उसको लगती थी उस सब की पूर्ति की मैंने। घर में नए बिस्तर लाई, पानी की टंकी रखवाई, समर भी लगवाया और घर में बिजली की सुविधा की। अब जाकर बहू को आराम है। पहाड़ों में इतना कुछ, इसमें तो काफी खर्चा हुआ होगा ना। अब या तो खर्चा देख लो या घर का सुख देख लो। यही करीब 2-2.5 लाख रुपया लग गया हमारा इस सब में, लेकिन हाँ, घर में आराम हो गया। अब किसी चीज की शिकायत नहीं है। ऐसा क्या? अभी कह दूंगी कुछ उल्टा सीधा। मेरी बहू तो शरीफी थी, ये गंगा की बहुओं ने दिया और बातों में आकर वो घर छोड़ गई। वैसे शालिनी बहना, तुम्हारी भी एक नहीं 5-5 बेटों की शादी है। घर में इंतजाम कर लेना चीजों का, नहीं तो बहुएं मुंह चिढ़ाकर भाग जाएंगे अपने अपने मायके। हाजी, अगर मेरी बहुएं भी घर में ना रुकी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर वो मेरे घर में नहीं रही तो परिवार की बदनामी भी होगी और मैं तो उन्हें कभी वापस ला भी नहीं पाऊंगी। अरे घबराती क्यों हो शालिनी, हमारी घर की बहुएं अच्छी ही आएंगी और जो नहीं रुकेंगी हम समझ लेंगे कि वो हमारी बहू है ही नहीं। क्योंकि बहू बनकर आने का मतलब बस ये नहीं है कि चूल्हा चौका संभाला जाए। बहू बनकर आने का मतलब है कि खुद को उस नए परिवार का हिस्सा मानना, उनके उतार चढ़ाव, खुशी दुख, हर चीज में साथ खड़े रहना। समझ आया? इसलिए अगर कोई बहू आए और बाहर वाले कहें कि उसकी बहू भाग गई, बोलना कि बहू नहीं भागी, पराई लड़की भाग गई। बहू होती तो घर में होती। नरेश की बात को सुनकर शालिनी को कुछ अच्छा सा महसूस हुआ और फिर उसने बहुओं के भागकर जाने की बात को दिल से ही निकाल दिया। शालिनी और नरेश एक गरीब पति पत्नी थे जिनके 5 बेटे थे। शालिनी अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहती थी और किसी तरह 5 बेटे छुटमुट के काम करके घर की गाड़ी को खींचते थे। अब 5 ही बेटों की शादी होने वाली थी और शालिनी को बहुओं के आने से पहले उनके भागकर जाने की चिंता सताती। ऐसी कुछ देर शालिनी और नरेश के बीच में बात हुई और फिर मेरे 5 बेटे ही अभी तक घर से बाहर हैं। शाम हो चली है, पहाड़ों में तो खतरा भी कितना ज्यादा होता है। माँ, चिंता नहीं करो, जो खतरे की जगह में काम करते हैं आपके वो दोनों बेटे आ गए हैं। अरे आज तो गधों ने दिमाग खराब कर दिया था माँ। अरे एक तो गधों में पहला ही दिमाग नहीं होता, ऊपर से आज तो वो हमारी सुन ही नहीं रहे थे। अरे हो सकता है वो बेचारे थक गए हों, सारा दिन उनके ऊपर बड़े बड़े लोग आकर बैठते हैं ना। हाँ माँ, यही बात थी। और गधे करा भी रहे थे तो मतलब वो थके हुए थे। राम, लखन और गणेश नहीं आए? देख लो, जरा अभी तक आए नहीं है तीनों के तीनों। माँ, राम की तो साइकिल की आवाज आ रही है, मतलब वो आ गया। अरे वो सब के सब आ जाएंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। वैसे भी काम में तो देरी ही हो जाती है। अरे माँ बाबा, आज का काफी ज्यादा दूध मेरा बच गया है, तो माँ आप उससे कोई मिठाई बना देना। काफी ज्यादा दूध बच गया है? अरे नहीं, जितना तुम 5 का ब्याह करीब आ रहा है उतना ही तुम्हारे काम में आग लग रही है। सही कहा माँ, आज मेरी भी पकड़ी हुई 2 देसी की मुर्गी मर गई और बाबा एक जो वो हट्टा कट्टा मुर्गा था ना, वो भी मर गया। तीनों की आपस में लड़ाई हुई और वो एक दूसरे को मारकर ही माने। भगवान तू अपना रहम कर, मेरे घर पर तो बर्बादी ही बरस रही है। शालिनी के 5 ही बेटे काम पर से आ गए थे और वो एक भी अच्छी खबर नहीं लेकर आए थे। शालिनी के 5 बेटे अलग अलग जगह काम किया करते थे। सबसे बड़े 2 बेटे दिनेश और दीपक पहाड़ों पर घूमने आने वालों घोड़ों की सैर करवाते थे। ऐसे ही राम शहर में अपनी बकरी का दूध बेचने को जाता था और लखन का एक मुर्गी का फार्म था। लेकिन देखने की बात थी कि उसमें भी बर्बादी थी। ऐसे ही सबसे छोटा बेटा गणेश एक सेठ की दुकान में लगा हुआ था, जहां हफ्ते के 2 दिन उसे राशन भरने का काम मिला हुआ था। बाकी के दिन गणेश भी खाली था और यही बेरोजगारी शालिनी को अंदर से मारती रहती थी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और वो दिन भी आया जब शालिनी के 5 बेटों की शादी हुई। अभी शालिनी बारात लेकर लौटी ही थी कि पहाड़ों पर रात हो गई और बिजली भी चली गई।
अरे नहीं, अभी तो पूजा की थाली बनी भी नहीं थी जो ये लाइट चली गई। कोई बात नहीं बहुओं, पहाड़ों पर तो ये आम सी बात है। मैं तुम्हारा गृह प्रवेश तो करवा कर ही रहूंगी। नरेश जी जरा मोमबत्ती तो जलाना। शालिनी के बोलने पर नरेश ने मोमबत्ती को जलाया, जिससे कि घर में थोड़ा सा उजाला हुआ। पहाड़ के सभी लोग भी शालिनी के घर के पास ही खड़े हुए थे और ऐसे में ही सभी अंधेरा देखकर बातें बनाने लगे। बस यही तो बातें हो जाती जो नई बहू अपने ससुराल ही छोड़कर चली जाती है। यही सब हुआ था हमारे भी घरों में, तो हमारी बहुएं चली गईं। अब देखो कि शालिनी की कब तक रुकेंगी। कितनी आग लगवाती हैं ये औरतें। किसी के घर का सुख इन्हें बर्दाश्त नहीं है, जो यहाँ भी आग लगाने को ही आ गई। पता नहीं बहुओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। घबराइए नहीं चाची जी, जो छोड़ कर गई थी वो बहुएं नहीं थी। बहुएं तो वो होती हैं जो एक पांव पर अपने परिवार के लिए खड़ी रहे। अब बस ये घर हमारा नाम को ससुराल नहीं है, ये हमारी दुनिया है। इस घर से हमारी किस्मत जुड़ी है, तो यहाँ इस जगह को छोड़कर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ आया? सोना की बात को सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया। शालिनी के होठों पर अपनी बहू के जवाब को सुनने के बाद हंसी आ गई, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा घबरा रही थी और उसकी अपनी बहू से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुना तुम सभी ने मेरी बहू ने क्या कहा? जो छोड़ कर गई वो बहू नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों के लिए अपना ससुराल पराया घर नहीं बल्कि उनकी दुनिया हो जाता है। वाह बहुओं, तुमने तो दिल को खुश कर दिया। अब आ जाओ, अंदर आ जाओ। वैसे ही ये पहाड़ है और रात को यहाँ खतरा 2 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए बाहर मत रहो, एक एक करके अंदर आओ। शालिनी ने मोमबत्ती के उजाले में अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद उसकी 5 बहुएं दामिनी, सोना, दिया, सोनल और नीलम घर के अंदर आईं और अरे सत्यानाश हो इन बिजली विभाग में बैठे हुए लोगों का। घड़ी घड़ी हम पहाड़ियों की तो बत्ती बुझवा देते हैं ये लोग। माँ, ये तो पहाड़ों की खासियत है कि वहाँ लोग आज के दौर से जरा पीछे चलते हैं। यहाँ बिजली नहीं होती, पानी भी नहीं होता और बस पहाड़ और खतरा। पता है, पहाड़ी लोगों की जिंदगी को अगर नॉर्मल लोगों की जिंदगी से तोलो ना माँ, तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन साथ में एंटरटेनिंग भी है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ देखा माँ, आपकी बहू को कोई शिकायत नहीं है रहने में। पता नहीं आप ही क्यों परेशान हो रही हो। अब वो वक्त ही बताएगा कि इन्हें कोई दिक्कत है कि नहीं। आगे को सर्दी का मौसम है, पहाड़ों का सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम। ये मौसम अच्छों को उनकी नानी दादी सब याद दिला देता है। पता नहीं मेरी बहुओं को ये मौसम कैसा लगेगा। अच्छा लगा बहुओं की जो चीज लोगों को यहाँ की दिक्कत लगती है तुम उसको खूबी की तरह देख रही हो। अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, अब तुम जाओ, बाकी की रस्में हम कल करेंगे। शालिनी की बात को सुनकर सभी बहुएं अपने अपने बिस्तर पर सोने को चली गई। उनका कमरा तो अलग अलग नहीं था, लेकिन गरीबी में बस जैसे बहुओं के लिए हिसाब बन पाया वैसे ही उन सभी ने एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही अगली सुबह हुई और आज के दिन 5 बहुओं की पहली रसोई थी। गणेश जी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे शादी होते ही कौन काम पर जाता है? अगर हम भाई काम पर नहीं गए ना तो घर में खाने के लाले हो जाएंगे, इसलिए हमें काम पर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बहुओं, तुम्हें अजीब तो लगेगा, लेकिन हमारे घर की गाड़ी को बिना काम किए खींचना आसान नहीं है, इसीलिए इन्हें काम पर जाने दो। शालिनी की बात को सुनकर 5 बहुओं के पति अपने अपने काम पर चले गए और शालिनी और नरेश बहुओं के साथ घर पर ही थे। बहुओं, घर में थोड़ा सा दूध है और थोड़े से आलू भी पड़े हैं, तो तुम एक काम करो, आलू की कतली और साथ में खीर बना लो, तो उसमें ही तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। जी माँ जी, क्यों नहीं, चलो बनाते हैं। 5 बहुएं अपनी सास के आदेश के मुताबिक आलू की कतली और साथ में खीर बनाने को रसोई में आ गई। अभी उन्होंने बस खाना बनाना शुरू ही किया था कि तभी बाहर से बहुत तेज तेज रोने की आवाज आई। ये बाहर से किसके चीखने की आवाज आ रही है? सही बोल रही हो भाभी, अभी मुझे भी आई, लेकिन पता नहीं कि आखिर किसकी होगी। कहीं किसी इंसान के पास कोई बड़ा जानवर तो नहीं आ गया ना? अरे भगवान, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। 5 बहुएं घबराई सी बाहर आईं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनकी सास शालिनी भी बाहर ही थी। अरे बहुओं, तुम क्यों आ गई? तुम तो अपनी पहली रसोई बना रही थी ना? अरे माँ वो छोड़ो, ये बाहर से आवाजें कैसी आ रही थी? मेरा तो दिल भी दहल गया। आखिर बात क्या है? दामिनी की बात का शालिनी पर जवाब नहीं बना, वो बस उनका मुंह देखती रही। अरे माँ बताओ ना कि बात क्या है। वो बहुओं, हाय हाय किस्मत ही फूट गई मेरी तो इन करमजलियों को अपनी बहुएं बनाकर। कितना ही कुछ भी इनके लिए करते रहो, इनको तो कम ही कम लगता है। अब क्या इनके सुख के लिए खुद को बेच दूं तब इनको अच्छा लगेगा। माँ, ये आंटी जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? बहुओं, ये ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि इसकी 4 बहुएं थी। सालों बाद तो वो अपने मायके से लौटी थी और आज फिर वो नखरा दिखाकर अपने मायके चली गई। ये पहाड़ों का इलाका है ना, तो यहाँ इनको शहरी आराम नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ हमारे पहाड़ों पर आने वाली लड़कियां जल्दी से यहाँ से चली ही जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, और मैं तो बेकार ही परेशान हो गई थी।
बहुओं मैं चाहती नहीं थी कि मैं कभी ये बातें तुम्हारे सामने आने दूं, लेकिन यहाँ तो ये सब होना आम सी बात बन गई है। तुम मेरी बहुएं हो, मेरा मान हो, तुम कभी ऐसा नहीं करना। देखो अभी तो सब कुछ फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन सर्दियों में ये जगह बड़ी ही भयंकर हो जाएगी। मेरे घर में गरीबी है, कुछ नहीं है, तुम्हें सर्दी लगेगी, तुम्हें पानी ठंडा मिलेगा और कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, कभी भी नहीं जाओगी। माँ जी, हम वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम चाहे इस जगह पर मर जाएंगे, लेकिन कभी भी आपकी बदनामी करके अपनी मायके नहीं जाएंगे। ये वादा है हमारा। माँ जी, अब हम बस एक नहीं दो दो घरों की इज्जत है, इसीलिए हम कभी वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ बाबा या हमारे सास ससुर को कुछ सुनना पड़े। अपनी बहुओं की बातें सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इनसे इतने लगाव की उम्मीद नहीं थी। ऐसे कुछ दिन और बीते और अब पहाड़ों पर सर्दी पड़ने लगी थी और ये दिन पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल थे। ऐसे ही आज के दिन पांचों बहुओं और सभी घर वालों की सर्दी से हालत खराब थी। हे भगवान, आज की सर्दी क्या बोल रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कलेजे पर कोई तलवारें मार रहा हो। सही कहा माँ जी, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। एक बार कोई से देवर जी या ये आ जाए तो थोड़े से कोयले मंगवा कर वो दहका लूंगी। सही कहा दीदी, इस तरह हम खुद को भी थोड़ा सा ताप लेंगे और इस सर्दी से भी राहत हो जाएगी। मैं सभी के लिए नदी पर से मटके में पानी लेकर आती हूँ। अरे दीपक जी और दिनेश जी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाभी, पहाड़ों पर कोहरा हो रहा है और इस वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहाँ टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है। और जब टूरिस्ट ही वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा उस जगह पर होने से क्या फायदा है। सही कहा। हे भगवान, सर्दी में तो ऐसे भी सभी का रोजगार मर सा जाता है, बस तू हमारे ऊपर रहम करना। दामिनी की बात को सुनकर सभी घर वालों की जान मानो हलक में आ गई थी। सभी को ऐसी ही चिंता होने लगी कि तभी गणेश भी लौट आया। अब तू क्यों मुंह लटका कर आ रहा है? माँ, हफ्ते के 2 दिन कमाई सी हो जाती थी। अब सेठ जी ने बोल दिया है कि अब जब तक सर्दी ज्यादा है तब तक वो गोदाम में सामान नहीं भरवाएंगे। और बात उनकी भी सही है, वो करोड़पति आदमी है, आखिर वो भी अगर काम करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। इसलिए अब मेरी तो सर्दी तक की छुट्टी है, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे बस यही खबरें आकर मुझे मत दो। अरे माँ, आप हिम्मत क्यों हारती हो? कहते हैं कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक दरवाजा तो भगवान जी खुला ही रखते। आप चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक होगा। चलो भाभी, हम नदी पर कपड़े और बर्तन धोने को चलते हैं। दिया की बात को सुनकर सोना और दामिनी दोनों बहुओं ने मैले कपड़े और बर्तन उठाए और उनको वो नदी पर धोने को आ गई। वहीं दोनों छोटी बहुएं घर में खाना पकाना वगैरह का काम देख रही थी। ये भगवान, सर्दी! हाँ, किस बला की सर्दी हो रही है आज। भी तो कुल्फी जम जाएगी। हे भगवान! भाभी, नदी का पानी, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए हैं, महसूस ही नहीं हो रहा है। पानी तो ओले जैसा हो रहा है। अब तो हम लोग क्या ही करें? इससे ना तो बर्तन साफ किए जाएंगे और ना ही कोई दूसरा काम होगा। घर चलो। पहाड़ों की सर्दी वो भी बिना किसी आराम के साथ हैंडल करना बहुओं के लिए आसान नहीं था। वो बिना कुछ किए ही घर को वापस आ गईं, जहां उन्होंने देखा कि नीलम और सोनल ने अभी तक रोटी भी नहीं बनाई थी। अरे भाभी, आप आ गई? हाँ, तो गए हैं, लेकिन यहाँ तो चूल्हे का धुआं भी नहीं है। क्या है ये सब? भाभी, धुआं तो तब होता ना जब हमसे चूल्हा जलाया जाता। हमसे चूल्हा नहीं जल पाया है। क्या? चूल्हा नहीं जला? तो अब क्या होगा? भाभी, सर्दी इतनी ज्यादा कि चूल्हा सील गया है, इसीलिए हमसे वो जला नहीं। पांचों बहुओं के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। अब उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें तो क्या करें। कुछ देर को बहुएं शांत हो गईं, जिसके बाद सोनल बोली, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा भाभी। हम लोगों को अब अपनी सूझबूझ और दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मतलब? मैं तो जानती ही थी बहुओं कि पहाड़ों की ठंड तुम्हें भारी पड़ेगी, लेकिन अब तुम ही देखो कि तुम क्या जुगाड़ लगा सकती हो। शालिनी की बात को सुनकर बहुओं को अपनी सास की लाचारी पर दुख हुआ और अब बहुओं के सामने काम कारोबार के साथ साथ रोज की भी जरूरत की जिम्मेदारी खड़ी हुई थी। उन्होंने दिमाग लगाया और दामिनी बोली, माँ बाबा, अब अगर हम लोगों को अपने घर के हालात बदलने हैं तो अब हम सभी को एक साथ हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अपने रोज के कामों को आसान बनाने को अब हम जुगाड़ भी करेंगे और अपने कामों को भी बढ़ाएंगे। और वो कैसे भाभी? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? अजी, करने वाले को 1000 काम और ना करने वाले को एक बहाना काफी होता है। तो आप ना करने वालों जैसी बात ही मत करो। हाँ भाभी, बताओ कि हम लोगों को क्या करना है।
मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जैसे हमें घर में सर्दी लगती है, काम भी नहीं होते, तो हम बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। उन बर्तनों में हम अपने घर में हर वक्त आग दहका कर रखा करेंगे। जब घर में आग रहेगी तो रात को उससे हमें ताप मिलेगा और साथ में उजाला भी होगा। और नदी के पानी की सील भी हम उससे उतरा कर फिर इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। बोलो कैसा आइडिया है मेरा? बहुत अच्छा है। ऐसे तो सभी कामों को करने का अंदर से दिल करेगा। ऐसे ही भाभी, जैसे इनके सेठ ने तो इनको अभी काम से हटा दिया है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। मुझे बुनाई करना आता है तो मैं ऊन से कुछ कुछ बुन दिया करूंगी और ये बेच दिया करेंगे, तो ऐसे घर में पैसों की भी कमी नहीं होगी। ये की है ना तुमने जुगाड़ू दिमाग वाली बात। अब हम यही करेंगे। वाह बहू, क्या दिमाग पाया है तुमने, एकदम नंबर 1। सच में तुम्हारे आइडिया में दम भी है और लग भी रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अरे तो शुभ काम में देरी कैसी। चलो तो नीलम, मुझे भी बुनाई करना आता है, चलो कुछ अच्छा बुनते हैं। माँ जी, आपके पास थोड़ा सा ऊन मिल जाएगा क्या? थोड़ा सा ऊन? हाँ, वो मेरी पुरानी पोटली रखी हुई है ना, तो मैंने उसमें थोड़ी सी ऊन डाली हुई थी। देख लो अगर कुछ मिल जाए तो। शालिनी के बोलने पर दोनों बहुओं ने पोटली में चेक किया और उन्हें ऊन मिल भी गई। ऐसे ही बड़ी वाली तीनों बहुएं बाहर गईं और वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगी। हाँ भाभी, मिट्टी भी बर्फ उगल रही है। भाई बड़ा मुश्किल है सर्दी में कुछ भी करना, और अगर पहाड़ों की ठंड हो तो क्या ही कहने हैं। दिया की बात को सुनकर दोनों बहुओं ने गर्दन हिलाई। तीनों बहुओं ने मिट्टी के बर्तन बनाए और दो बहुओं ने ऊन से नई चीजें जैसे तकिया के कवर, चादर और सर के स्कार्फ बुने। ऐसे ही अगले दिन अब मिट्टी के बर्तन सूख गए थे और ऊन की चीजें भी तैयार थीं। लीजिए जी, ये कुछ चीजें हैं, हमने हाथों से बनाई हैं, इनको बाजार जाकर बेच आओ। और हाँ, किसी भी चीज के रेट कम मत बताना। गणेश बड़ा किस्मत वाला है कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा मिल गया, और एक हम हैं बेरोजगार। तो बेटा, अब बिल्कुल क्या कोई भी पहाड़ पर घूमने आ ही नहीं रहा है? नहीं माँ, कोहरा है और ऐसे में पहाड़ तो क्या कहीं पर भी आना जाना सुरक्षित नहीं है। अरे नहीं बेटा, अगर तुम्हारा काम भी नहीं चला तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अजी आप चिंता नहीं करो, ये जो चुनौतियां हैं ना, ये एक नई जिंदगी शुरू होने का इशारा है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? एक साथ ऊपर वाले ने भी सभी का काम बंद करवा दिया, किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया। सच में आज तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा मत बोलिए, भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। दिया की बात को सुनकर राम चुप हो गया, लेकिन अब बस गणेश को छोड़कर सभी घर में बेरोजगार बैठे हुए थे। सभी बहुएं घर के काम कर रही थी कि तभी दिया ने पूछा, अरे दीदी, ये दूर इतना बड़ा हरा भरा मैदान किस चीज का है? ये हरा मैदान, ये तो खेत है, पहाड़ी खेत। पहाड़ी खेत? भाभी, मिट्टी तो हमारे घर के पास भी कितनी है। चलो ना, क्यों ना हम भी खेती करें। भाभी खेती, लेकिन किस चीज की खेती? पहाड़ों पर चाय की खेती की जा सकती है, पहाड़ों पर हम कपास की भी खेती कर सकते हैं, और उसमें आई हुई कॉटन को हम अपने घर के लिए गर्म और नए बिस्तर और कपड़े बनाने के काम में ले लेंगे। क्यों सोना भाभी? अरे सोना भाभी, कहाँ गुम हो? कुछ तो बोलो। श्श, 1 मिनट को शांत रहो। देखो वहाँ झाड़ियों में शायद मुर्गी है, चलो इसको पकड़ते हैं। नहीं, हमें ऐसे किसी आजाद जीव को नहीं पकड़ना चाहिए। हम इसको नुकसान पहुंचाने को नहीं, बल्कि हम इसको अपने काम में लाने को पकड़ेंगे, और बदले में इसको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। अगर हमने इसको पकड़ा तो इससे हमें अंडे मिलेंगे। कुछ अंडे हम जमा करेंगे और कुछ को हम बेचेंगे। जब जमा किए हुए अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो आगे को वो हमें अच्छा मुनाफा देंगे। सोना की बात सभी बहुओं की समझ में आ गई। बस फिर क्या था, उन सभी ने प्लानिंग की और उन्होंने मुर्गी को पकड़ लिया। प्यारी मुर्गी, चिल्ला नहीं, हम बस घर के अंदर को अभी जा रहे हैं। पांचों बहुएं मुर्गी को घर के अंदर ले आईं। अरे बहुओं, ये किसकी मुर्गी पकड़ ली है? कितनी मोटी तगड़ी है, इसका तो अच्छा कोरमा बनेगा। माँ, ये कोरमा बनाने के लिए नहीं है, हम बताते हैं। दामिनी ने शालिनी को भी अपना पूरा प्लान बताया, जिसके बाद शालिनी ने भी उनको खेती करने और मुर्गी पालने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, पांचों बहुएं अपने अपने काम में लग गईं। उन्होंने अपने घर के बाहर थोड़े से एरिया में कपास के पौधे और थोड़े से एरिया में चाय की पत्ती की फसल लगाई। सुनो जी, जो भी दाना बोना हो उसको भगवान जी का नाम लेकर बोना, देखना फिर फसल अच्छे से निकलेगी। अरे भाई, हमें भी कुछ मदद करवानी है क्या आपकी? अगर आ ही गए हैं तो करवा दीजिए। अरे ठीक है, तो लाओ दो। सभी बहुओं के पति भी आ गए और उन्होंने भी उनके साथ खेत में फसल लगाने में मदद करवाई। ऐसे ही अब लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अब सभी बहुओं की मेहनत कुछ कुछ रंग लेकर आ रही थी। अरे वाह, हमारी फसल निकल रही है, क्या बात है। अरे सोना, कहाँ हो? जल्दी से आओ। हाँ बोलो भाभी, क्या हो गया? ये देखो, हमारी मुर्गी ने देखो अंडा दे दिया है। ये तो कितनी खुशी की बात है। देखो देखो देखो।
अरे वाह, आखिरकार इसने अंडा दिया भाभी। अरे किस बात की खुशी मनाई जा रही है, हमें भी बता दो, हम भी जरा खुश हो जाएंगे। हाँ तो राम जी देखिए, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। अरे मुर्गी ने अंडा दे दिया, क्या बात है। लेकिन इस अंडे को मुर्गी के पास ही रहने देना, हमें इसी से आगे को मुनाफा मिलेगा। राम की बात सभी को समझ में आ गई। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और अब अच्छे से जुगाड़ू बहुओं की फसल भी आ चुकी थी। मुर्गी ने भी अंडे दे देकर अपनी तरह 5 और मुर्गियों को जन्म दिया था, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। ऐसे ही गणेश का काम भी अच्छा चल रहा था। और आज के दिन ये देखिए, अगर आपको ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप ये हाथ से बुनी हुई चादर देखिए, पूरे 8 घंटे की मेहनत है इसमें। आप बताइए। हाँ, ये कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई साहब, जितने भी रुपए का हो दे दो। गणेश नीलम के हाथ से बने हुए कपड़ों को बेचता था, तो वहीं दीपक और दिनेश ने एक साथ खेत को संभालना शुरू कर दिया था। दिनेश, ये जो चाय की पत्ती हमने निकाली है, इसको जरा टोकरी में रख ले, आज हम ताजा चाय ही बेच कर आएंगे। जी भाई चाहो तो कपास भी ले लो, क्या रास्ते में फैक्ट्री है, दिखाते चलेंगे, हो सकता है कि उनको पसंद आ जाए। हाँ ठीक है, ले ले। दोनों भाइयों ने कपास और चाय पत्ती ले ली, जिसको लेकर वो फैक्ट्री के मालिक के पास गए। और अरे क्या बात है, इतनी शुद्ध कपास तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। और ये चाय की खुशबू, भाई कहाँ के हो? यहीं पहाड़ों पर घर है हमारा। लगता है कि गरीब आदमी हो। ठीक है, मैं तुमसे ये खरीदूंगा। हर महीने तुम्हें मुझे चाय और कपास पहुंचाना है, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अब बताओ कि क्या तुम ये कर पाओगे? धर्मेंद्र की बात को सुनकर दोनों भाई खुश हो गए और उन्होंने उसकी बात को मान लिया। बस फिर क्या था, एक ही झटके में दीपक और दिनेश का सारा सामान बिक गया। ऐसे ही राम और लखन भी मुर्गी के अंडे लेकर निकले। और तभी राम, अंडे ले लो, अंडे, देसी मुर्गी के अंडे ले लो, एकदम शुद्ध घर की मुर्गी के अंडे ले लो। अरे भाई, देसी मुर्गी के अंडे हैं क्या? अगर हाँ तो मुझे भी अंडे दे दो। कितने देने भैया? अरे भाई, मुझे तो अंडों की जरूरत रहती है, और देसी का अंडा हो तो क्या कहने। तुम एक काम करो, मुझे ये सारे अंडे दे दो। राम और लखन दोनों सुमित की बात को सुनकर खुश हो गए और उन्होंने उसे सारे अंडे बेच दिए। अरे वाह, हमारी पत्नियां भी लाजवाब हैं। जब तक नहीं आई थी, माँ को डर लगा रहता था कि भाग न जाए, लेकिन अब देखो, उनकी सूझबूझ और जुगाड़ की वजह से ही हमारा काम चल रहा है। लखन की बात सुनकर राम ने भी गर्दन हिलाई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और थोड़े ही दिनों में 5 बहुओं की मेहनत की बदौलत अब उनके पतियों का काम अच्छा हो गया था। अब उनके घर में भी गर्म बिस्तर थे और सुविधाओं का सामान था, और साथ ही सभी लोग घर में खुश भी थे। आज के दिन 5 बहुएं अपनी सास के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उनके पति घर में आए। भगवान जी ने वैसे सब करवा दिया, लेकिन अब किसी अच्छी सी जगह में कोई अच्छा सा घर भी मिल जाए तो बस क्या ही कहने हैं। सही कहा माँ, एक दिन जरूर होगा। और अगर वो एक दिन आज ही हुआ तो? क्या मतलब? नरेश के पूछते ही 5 भाइयों ने उसके हाथ पर नए घर की चाबी रख दी। ये देखकर सभी की आंखें भर आईं। अरे ये हमारे घर की चाबी है बच्चों। बोलो। हाँ बाबा, हमारे ही घर की है। हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन हम एक जगह को पैसे बचा रहे थे। अब देखो, मिल गया हमें घर, और ये बस आपकी 5 जुगाड़ू बहू की वजह से हो पाया है। दीपक की बात को सुनकर शालिनी ने भी गर्दन को हिलाया और अपनी 5 बहुओं को उसने गले से लगा लिया। उसी दिन वो सभी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए और शालिनी की फैमिली खुशी खुशी रहने लगी।